हेलो दोस्तों। आज की फिल्म की शुरुआत होती है डॉक्टर फ्रेडरिक से, जो अपोलो लैब्स नाम की एक बड़ी कंपनी में वैज्ञानिक हैं। एक दिन वह जल्दी से अपनी बेटी सिमोन के स्कूल पहुंचते हैं और घबराई हुई आवाज में कहते हैं, चलो सिमोन, हमें अभी यहां से निकलना होगा। फ्रेडरिक अपनी पत्नी और बेटी को लेकर कार में बैठते हैं और तेजी से शहर से बाहर जाने लगते हैं। रास्ते में आसमान पूरी तरह से काले बादलों से भर चुका होता है। डॉक्टर फ्रेडरिक अपने परिवार को बताते हैं कि यह कोई आम बारिश नहीं है। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि इस बार जो बारिश होने वाली है वो खतरनाक है। जो भी व्यक्ति इस बारिश के संपर्क में आएगा उसकी कुछ ही पलों में मौत हो जाएगी। इसी खतरे से बचने के लिए फ्रेडरिक अपने परिवार को लेकर एक सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे हैं। कार में फ्रेडरिक का बेटा पीछे आराम से बैठा हुआ था। फ्रेडरिक ने उसे समझाया कि सीट बेल्ट लगा लो, पर वो हंसकर टाल देता है। इसी बीच फ्रेडरिक का ध्यान सड़क से हटा और एक झटके में उनकी कार सामने वाली गाड़ी से जा टकराई। टक्कर के बाद माहौल और डरावना हो गया। आसमान से गूंजने की आवाजें आने लगीं और हर कोई समझ गया कि अब बारिश शुरू होने वाली है। फ्रेडरिक ने जल्दी से अपने परिवार को कार से बाहर निकाला और सबको लेकर जंगल की तरफ भागा। उनकी भागती हुई हालत देखकर एक आदमी भी उनके पीछे चल पड़ा। फ्रेडरिक अपने परिवार को लेकर जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने बंकर तक पहुंचा, जो उसकी कंपनी ने ऐसी ही आपात स्थिति के लिए तैयार किया था। अंदर पहुंचते ही सबने खुद को साफ किया और नीचे वाले सुरक्षित कमरे में चले गए। अब वो सब वहां थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे। तभी फ्रेडरिक ने अपनी बेटी सिमोन की तरफ देखा और कहा, मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि उस वायरस का इलाज सिर्फ मैं खोज सकता हूं। उसने सेफ्टी सूट पहना और बिना पीछे देखे बंकर से बाहर निकल गया। सिमोन मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। उसे स्क्रीन पर दिखा कि उसके पिता बिल्कुल सही थे। बारिश शुरू हो चुकी थी और शहर के कई लोग उस जहरीले पानी के संपर्क में आकर मर चुके थे। अभी वो दोनों ये सब समझ ही रहे थे कि अचानक बंकर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सिमोन की मां घबरा गईं और तुरंत कहा कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सिमोन ने उनकी बात नहीं मानी और धीरे से दरवाजे की तरफ चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर वही आदमी खड़ा था जिसने पहले जंगल में उनके परिवार को भागते देखा था। अब वो बुरी तरह जल चुका था और दर्द से चीख रहा था। अचानक उसने सिमोन के छोटे भाई को पकड़ लिया। ये देखकर सिमोन की मां दौड़ी और बिना सोचे उस आदमी को जोर से धक्का देकर बाहर गिरा दिया। वो खुद भी उसके साथ बाहर जा गिरी। गिरते हुए उन्होंने सिमोन से कहा, दरवाजा बंद कर दो। सिमोन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने मां की बात मानी और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से चीखों की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब सिमोन अंदर अपने भाई को संभाल रही थी। वो खुद टूटी हुई थी, लेकिन उसे हिम्मत दिखानी थी। थोड़ी देर बाद उसने बंकर के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा कि कहीं कोई रास्ता या बाहर से सिग्नल मिल सके। सिमोन जब बंकर के सिस्टम को देखती है तो उसे पता चलता है कि ऐसे कई और बंकर भी मौजूद हैं। वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल न होने के कारण कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन फ्रेडरिक कभी वापस नहीं आया। सिमोन का छोटा भाई अब बड़ा हो चुका था। वह अब इस बंद बंकर में रहना नहीं चाहता था। उसे बाहर की दुनिया देखने की चाह थी। हर दिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सिमोन उसे समझाती कि उनके पिता जरूर लौटेंगे, बस थोड़ा और सब्र रखना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर सिमोन खुद भी डर और उम्मीद के बीच फंसी हुई थी। एक रात जब उसका भाई सो रहा था, सिमोन ने चुपचाप फैसला किया। उसने सेफ्टी सूट पहना। इसके बाद उसने बंकर का दरवाजा खोला और पहली बार 6 साल बाद बाहर कदम रखा। सिमोन बाहर निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां उसकी मां की मौत हुई थी। वह जमीन पर झुककर देखती है और उस पल का दर्द फिर से उसके दिल में उतर आता है। लेकिन अब उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। उसे ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां इंसान अभी भी जिंदा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे रास्तों पर कुछ अजीब निशान दिखने लगते हैं। दीवारों पर लिखा था 2.5 km अमेज़न बेस। वह उम्मीद के सहारे उस दिशा में चल पड़ती है। सड़कें सुनसान थीं, इमारतें टूट चुकी थीं और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। आखिरकार वह उस जगह पहुंचती है जहां निशान खत्म हुए थे, लेकिन वहां भी सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थीं। सिमोन समझ जाती है कि शायद अब इस दुनिया में कोई इंसान बाकी नहीं रहा। वह टूटे दिल के साथ वापस बंकर लौट आती है। सुबह होते ही वह अपने भाई को सब सच बता देती है कि बाहर अब कोई नहीं बचा,
सब खत्म हो चुका है। दोनों चुप बैठे रहते हैं। अब वो बंकर की बंद जिंदगी से थक चुके थे। सिमोन कहती है, अगर यही जिंदगी है तो मौत इससे बेहतर है। दोनों ने तय कर लिया कि अब वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन उस रात कुछ और ही हो गया। जब दोनों सो रहे थे तो बंकर का ऑक्सीजन सिस्टम बंद होने लगा। सिमोन की सांसें धीमी पड़ गईं और वो बेहोश हो गई। उसका भाई घबराते हुए उठा और पूरी ताकत लगाकर बंकर का दरवाजा खोला। वह सिमोन को अपने कंधे पर उठाकर बाहर की ओर ले आया। बाहर आते ही सिमोन और उसका भाई कुछ लोगों से टकरा जाते हैं। ये वही सर्वाइवर्स थे जिन्होंने कल रात सिमोन को बाहर घूमते देखा था। अब उनके हाथों में बंदूकें थीं और दोनों को गन पॉइंट पर रोक लिया गया। सर्वाइवर्स का लीडर मार्टिन था, सख्त और थका हुआ आदमी। वो कहता है, हम सिर्फ खाना ढूंढ रहे हैं, अगर कुछ बचा है तो दिखाओ। सिमोन उन्हें अपने बंकर के अंदर ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही सच्चाई सामने आ जाती है। 6 सालों में सारा खाना खत्म हो चुका था। यह देखकर मार्टिन गुस्से से भर उठता है। वो तय करता है कि सिमोन और उसका भाई यहीं बंद रहेंगे और उसकी टीम बाकी जगहों पर खाने की तलाश में जाएगी। दरवाजा बंद करने से पहले सिमोन उससे कहती है, रुको, मुझे और बंकरों के बारे में पता है, जहां शायद अब भी लोग जिंदा हैं और खाना भी। फिर कहता है, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अगली सुबह तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक उम्मीद छिपी थी और अब सिमोन, उसका भाई और मार्टिन की टीम नए बंकर की तलाश में निकल पड़ते हैं। सिमोन को अब एहसास होता है कि दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है। धरती की 90% आबादी अब इस जहरीली बारिश की भेंट चढ़ चुकी है और जो कुछ लोग जिंदा हैं वे सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए जूझ रहे हैं। अब इस धरती पर न कोई सरकार बची है, न कोई नियम, सिर्फ एक कानून चलता है, जिसके पास खाना है वही जिंदा रहेगा। मार्टिन का ग्रुप भी ऐसे ही कुछ लोगों का झुंड है जो कभी अलग अलग जगहों पर फंसे थे, लेकिन वक्त ने उन्हें साथ ला दिया। अब ये सब एक परिवार की तरह एक दूसरे के सहारे जिंदा हैं, हर दिन किसी नए बंकर या छोड़ी हुई कॉलोनी में खाने की तलाश करते हुए। सिमोन और उसका भाई भी अब इस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। थकान, डर और भूख के बीच भी ये लोग उम्मीद नहीं छोड़ते और अगले बंकर की तलाश में जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, किसी गाड़ी के इंजन की। सबके कदम रुक जाते हैं, सब छिप जाते हैं झाड़ियों में। थोड़ी देर में एक पुरानी जीप वहां आकर रुकती है, जिससे 2 आदमी उतरते हैं, उनके हाथों में भारी बंदूकें। उनकी चाल, उनकी नजरें साफ बता रही थीं कि ये लोग मदद के लिए नहीं आए। दरअसल ये वो शिकारी थे जो बचे हुए इंसानों को पकड़कर बेच देते थे या फिर उन्हें अपने खाने का जरिया बना लेते थे। अब सिमोन, उसका भाई और पूरा ग्रुप इन 2 खतरनाक आदमियों के निशाने पर थे। उसी वक्त उन्हें एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। उसकी चीख सुनकर उन दोनों हथियारबंद आदमियों का ध्यान सिमोन के ग्रुप से हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मार्टिन, सिमोन और बाकी सब तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे उसी लड़की को फिर से देखते हैं जो उन आदमियों से जान बचाकर भाग रही थी। वह दलदल जैसे कीचड़ में गिर चुकी होती है और उसके हाथ पैर बुरी तरह फंसे हुए होते हैं। मार्टिन जब पास जाता है तो देखता है कि उसके शरीर पर बारिश की बूंदों के निशान हैं। इसका मतलब साफ था, वह वायरस की चपेट में आ चुकी है। मार्टिन बिना कुछ सोचे उसे वहीं खत्म कर देता है ताकि बाकी सब सुरक्षित रहें। फिर पूरा ग्रुप आगे बढ़ता है और रात होने से पहले एक पुराने घर में ठहरने का फैसला करता है। घर की हालत खराब थी। यहां सिमोन के भाई को पुराने जूते दिए जाते हैं ताकि वह अगले सफर में आराम से चल सके। उसी ग्रुप में एक लड़की थी, पेट्रिस, जिससे सिमोन का भाई धीरे धीरे लगाव महसूस करने लगा था। रात को जब बाकी सब सो जाते हैं तो वह नीचे की ओर जाता है, जहां उसे मार्टिन और पेट्रिस को एक दूसरे के करीब देखता है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि इस दुनिया में भरोसा करना कितना मुश्किल है। सुबह की पहली रोशनी के साथ सभी फिर से निकल पड़ते हैं एक और बंकर की तलाश में। जब ये सब जंगल के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक सिमोन के भाई का पैर फिसलकर कीचड़ भरे पानी में चला जाता है। यह देखकर पूरे ग्रुप के चेहरों पर डर साफ झलकने लगता है। सबको डर था कि कहीं यह पानी संक्रमित न हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि अब उसका भी अंत तय है। मार्टिन बिना वक्त गवाए अपनी बंदूक उठाता है, क्योंकि वह किसी भी संक्रमित व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखता। लेकिन तभी सिमोन उसके सामने आकर अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। वह घुटनों के बल बैठकर उसके जूतों की जांच करती है और थोड़ी देर बाद राहत की सांस लेते हुए कहती है, ये जूते पूरी तरह वाटरप्रूफ हैं, पानी अंदर नहीं गया। यह सुनकर सबके चेहरों पर सुकून लौट आता है। मार्टिन भी बंदूक नीचे कर देता है और ग्रुप फिर से आगे बढ़ने लगता है।
घंटों चलने के बाद आखिरकार उन्हें वो जगह दिखती है जिसका जिक्र सिमोन ने पहले किया था, पुराना बंकर। सिमोन आगे बढ़ती है, अपना हाथ स्कैनर पर रखती है और बंकर का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही सब अंदर आते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वहां चारों ओर खाने पीने का ढेर सारा सामान रखा होता है। डिब्बे, पानी की बोतलें, दवाइयां, सब कुछ मौजूद था। 6 लंबे सालों के बाद आज पहली बार सबका पेट भर चुका था। बंकर के अंदर सबके चेहरों पर खुशी थी। इसी दौरान सिमोन एक कमरे में जाती है जहां उसे एक पुराना मोबाइल फोन मिलता है। वह उसे ध्यान से उठाती है और स्क्रीन पर नजर डालते ही उसे पता चलता है कि वो मोबाइल उसके पिता का था। सिमोन उसे ऑन करने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद उसमें एक वीडियो खुलता है। वीडियो में उसके पिता दिखाई देते हैं। सिमोन, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो जल्द से जल्द स्वीडन पहुंचो। वहीं पर इस वायरस की वैक्सीन का आखिरी डेटा मौजूद है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। यह वीडियो देखकर सिमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता अब भी जिंदा हैं और स्वीडन में उसका इंतजार कर रहे हैं। वह अपने भाई को भी वीडियो दिखाती है और दोनों फैसला करते हैं कि अब चाहे जो भी हो, वे स्वीडन जरूर जाएंगे। जब मार्टिन को यह बात पता चलती है तो वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसका कहना होता है कि इस बंकर में खाना, पानी और सुरक्षा सब कुछ है, तो बाहर जाकर अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सिमोन और उसका भाई अब ठान चुके थे। उनका लक्ष्य साफ था, अपने पिता को ढूंढना और इंसानियत को बचाना। जब पेट्रिस को यह बात पता चलती है तो वह भी साथ चलने का फैसला करती है, क्योंकि अब उसे भी इन दोनों के साथ एक नया मकसद मिल चुका था। वो और उसके 2 साथी अपना सामान उठाते हैं और सिमोन व उसके भाई के साथ अंधेरी रात में स्वीडन की ओर निकल पड़ते हैं। अब बंकर में सिर्फ मार्टिन और उसका एक साथी ही रह गए थे। बाकी सब सिमोन के साथ सफर पर निकल चुके थे। रास्ते में काफी मुश्किलों के बाद सिमोन, उसका भाई और पेट्रिस अपने बाकी ग्रुप तक पहुंच जाते हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब पास की एक जगह पर रुककर कुछ खाने लगते हैं, लेकिन अचानक ऊपर से आवाजें आने लगती हैं। कुछ हथियारबंद लोग पेड़ों और दीवारों के पीछे से निकल आते हैं। ये वही लोग थे जो जिंदा बचे हुए लोगों पर हमला करके उनका खाना छीन लेते थे। इस अफरा तफरी में सिमोन अपने भाई और बाकी ग्रुप से बिछड़ जाती है। भागते भागते वह एक सुनसान गली में पहुंचती है, जहां उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो किसी कोने में बैठा कांप रहा होता है। सिमोन उसके पास जाती है। थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि यह बच्चा जिंदा इसलिए है क्योंकि वह दवाइयों की एनर्जी टैबलेट्स खाकर खुद को संभाले हुए है। सिमोन उसे अपने पास से थोड़ा खाना देती है। उसी वक्त एक आदमी वहां आता है। वह उस बच्चे का पिता होता है। उसी वक्त बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। सिमोन को समझ आता है कि बाहर निकलना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह वहीं रुकने का फैसला करती है। शायद सुबह होने पर उसे फिर से अपने भाई तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। सिमोन उस बच्चे और उसके पिता को अगले कुछ दिनों के लिए थोड़ा खाना और पानी दे देती है। जब वह पिता अपने बेटे को लेकर बाहर निकलता है तो कुछ लुटेरे उन पर टूट पड़ते हैं। सिमोन सब कुछ देखती है, लेकिन चाहकर भी मदद नहीं कर पाती। वह जानती थी कि अगर उसने कदम बाहर रखा तो वो खुद भी उन्हीं लुटेरों का शिकार बन जाएगी। वहां से निकल जाने का फैसला करती है, जहां सिमोन का भाई पेट्रिस के साथ यात्रा कर रहा होता है। रास्ते में उन्हें एक पुराना गांव दिखाई देता है, जहां पेट्रिस बताती है कि यही उसकी जन्मभूमि है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर उस जगह की ओर लौटते हैं जहां उनका बाकी ग्रुप एक दूसरे से बिछड़ा था। धीरे धीरे सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और लंबे समय बाद फिर से उनका पूरा ग्रुप एक हो जाता है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलता है, वही जो पहले से सिमोन का पीछा कर रहा था। वह सीधा सिमोन के भाई पर झपटता है। उसके हाथ में एक तेज चाकू होता है और देखते ही देखते पूरा माहौल एक बार फिर खतरे में बदल जाता है। तभी मार्टिन अपने साथी के साथ पहुंचा और उसके हाथ में बंदूक थी। जब उस लुटेरे ने मार्टिन को देखा तो वह घबरा गया। कुछ ही पलों की धक्का मुक्की में लड़ाई छिड़ गई। हल्ले गुल्ले में लुटेरे ने किसी तरह भाग लिया, लेकिन लड़ाई में सिमोन का भाई बुरी तरह जख्मी हुआ। सब डर के मारे सहम गए। मार्टिन ने तुरंत फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि पास ही दूरी पर एक और बंकर है। सबने मिलकर घायल लड़के को उठाया और दौड़ते हुए उस बंकर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने मेडिकल बैग खोला और एक टीम ने मिलकर उसकी घावों का इलाज किया। धीरे धीरे लड़के की हालत में सुधार आने लगा। सबने राहत की सांस ली। इसी दौरान मार्टिन ने सिमोन को एक डिवाइस दिखाई जिसमें पूरे इलाके का नक्शा था। स्क्रीन पर एक लंबी रेखा दिख रही थी, एक तरह की दीवार। मार्टिन ने बताया कि वायरस फैलने से पहले शहर में ऐसी कोई दीवार नहीं थी।
हो सकता है कि किसी ने यह दीवार उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई थी जो संक्रमित नहीं थे। अगर वे उस दीवार तक पहुंच पाएं तो हो सकता है कि दूसरी तरफ अब भी पूरी तरह सुरक्षित लोग रहते हों, वहां उन्हें खाने और सुरक्षा मिल सके। अब उनके सामने एक साफ लक्ष्य था। वे तय कर चुके थे कि दीवार तक पहुंचकर पता लगाएंगे कि दूसरी तरफ अभी भी कोई बचा हुआ है या नहीं। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी और अब यही उनका अगला रास्ता बन गया। आज का सफर यहीं खत्म होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।